कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रॉड फ्रेमवर्क है। उस ब्रॉड फ्रेमवर्क आप दिखाएं एनिमेशंस के माध्यम से और आगे वो बढ़े। Hello everyone, my name is Ishan Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 9 political science and we have already done chapter 1. Today we are going to start with chapter 2 which is constitutional design. बिल्कुल चैप्टर 1 की तरह ही करेंगे, बट चैप्टर 2 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता हूँ जिससे कि हमारे को थोड़ा सा आसानी होगी कि समझने में कि ये चैप्टर आगे किस डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली क्या है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जिस ये चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, तो उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इसको ऐसे समझो कि जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो जब आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस से स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक पूरा फॉर्मेट होना चाहिए ना, जिससे कि आगे जो फंक्शंस हैं वो स्मूथ चलें, राइट। आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। सबको पता होना चाहिए कि उनकी क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनके ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं। तो जब एक देश चलाना पड़ता है, एक क्लब चलाना होता है, एक एसोसिएशन चलाना होता है, जब भी कोई ऐसी बॉडी ऑफ पर्सन्स चलेगी तो उसके लिए आपके पास एक रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से होने चाहिए। तो वैसा ही एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो एक पूरा पुलिंदा होता है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड का मतलब सबसे बेसिक लॉज ऑफ द लैंड यही है। हालांकि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ बुक के साथ कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा। देखो, हमारे देश के अंदर अगर सबसे ऊपर कोई चीज है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सुप्रीम कोई चीज है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर, कोई नहीं। तो क्या है सबसे ऊपर? हमारे सबसे ऊपर अगर कोई चीज है हमारे देश में तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से सारे लोगों को अपना अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या पावर, क्या लिमिटेशन, सबको पता है। चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव्स हो, सबको पता है कि उनका क्या रोल है, उनकी क्या पावर है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो ये आपने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा देश काम करता है अपना, पर कॉन्स्टिट्यूशन एक केवल ब्रॉड फ्रेमवर्क है। उस ब्रॉड फ्रेमवर्क को आप लॉ बुक के साथ प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। एक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये बेसिक चीजें, इसको एक बार फिनिश ऑफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो स्मूथ चलेंगे। लेजिस्लेचर का काम क्या होगा? कानून को बनाना, यानी लॉ को बनाना। लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग मशीनरी, जो कि हमारे देश में कौन है? पार्लियामेंट है। समझ में आ रही बात? सो इस संविधान का काम क्या है? ये सबसे सुप्रीम मोस्ट है। ये बताएगा कि लेजिस्लेचर में कैसे लोग आएंगे, क्या उनका काम होगा, क्या उनके पावर की लिमिटेशंस होंगी, ये सब काम कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। और लेजिस्लेचर क्या है ये पता चल गया। जो कानून लेजिस्लेचर बनाएगा उसी कानून को इंप्लीमेंट करने का काम होगा एग्जीक्यूटिव का, यानी एग्जीक्यूट करने का। लेजिस्लेचर मतलब क्या? जो लॉ मेकिंग मशीनरी हो गई। एग्जीक्यूटिव कौन? जो कि उन लॉज को जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए उसे एग्जीक्यूट करे, ठीक है। और लास्ट में आता है जुडिशरी। जुडिशरी के 2 ही काम है। पहला काम उनका ये है कि वो देखें कि ये जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है और एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया है, क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से ठीक है या नहीं। समझ में आ गई बात? जुडिशरी का काम क्या है? ये देखना कि जो लॉ, जो कानून बनाया गया है वो संविधान के हिसाब से बनाया गया है कि नहीं, या वो संविधान को ब्रीच कर रहा है या संविधान को वायलेट कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या करेगा? उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। दूसरा रोल क्या है उसका? अगर वो पहली स्टेज में पास हो जाता है कि हाँ भाई कानून बनाया गया है और वो बिल्कुल संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से है, तो वो क्या करेगा? फिर वो
उसी कानून के हिसाब से लोगों को इंसाफ देगा, उस देश के लोगों को इंसाफ देगा। यह है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम। ये सब हम, आप, पुलिस, प्रशासन, ये सब लोग अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। किसके द्वारा? इस संविधान के हिसाब से। इस संविधान के ऊपर कोई नहीं है। यह है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। आई होप इट इज क्लियर। अब सवाल उठता है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एक पहले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान की जरूरत क्यों है, कौन सा ऐसा देश था जहां पर पहली क्या सिचुएशन थी, उसके बाद क्या चेंज हुआ, फिर क्या सिचुएशन हुई, फिर हम संविधान की जो नेसेसिटी है उसको समझेंगे, और फिर इंडिया के संदर्भ में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन along with the preamble. What is preamble? What is written in it? Do we have a preamble? If we have, in that case, whose idea, matlab which country had this idea of getting the preamble into the constitution? And then this is how we are going to deal with. Since the chapter is long, so we are again going to divide it into parts. So today what we will do is we will start with the first part of it, which is साउथ अफ्रीका में क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ और कैसे हुआ, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया साउथ अफ्रीका के अंदर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, आई वुड से इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। बट कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। एज यू नो, हर एक अच्छी चीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। आप कल दिन कुछ बनोगे, बड़ा बनोगे, तो उसके लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारी मेहनत लगेगी। ऐसा ही साउथ अफ्रीका में भी था। साउथ अफ्रीका वॉज नॉट अ फ्री कंट्री, राइट, लाइक आर्स। हमारे को आजादी मिली 1947 में। किससे आजादी मिली आपको पता है? ब्रिटिश से। होता यह था कि बिल्कुल हमारी ही तरह ये जो अफ्रीकन रीजन है, ये अफ्रीकन रीजन में खूब सारे मिनरल्स एंड रिसोर्सेज हुआ करते थे, और इन मिनरल्स और रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने के लिए, इन रिसोर्सेज को अपने देशों के लिए यूज करने के लिए सारी जो वाइट पावर है, यानी ये जो यूरोपियन पावर्स हैं, इन पावर्स ने क्या किया, ये लोग पूरा घूम के नीचे साउथ अफ्रीका तक आए। इन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका में अपना गढ़ बनाया। इन्होंने वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का मन बनाया। आपको अच्छी तरीके से पता है साउथ अफ्रीका इज नोन फॉर इट्स गोल्ड एंड डायमंड माइंस, राइट। तो उन्हीं गोल्ड, डायमंड, नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर कब्जा करने के लिए, स्पेशली द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, इफ यू सी, मैं अपने रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि वो पूरा एक वर्ल्ड मैप दिखाएं एनिमेशंस के माध्यम से, और दिखाएं कि किस तरीके से ये जो साउथ अफ्रीका का रीजन है ये कितना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है समंदर के हिसाब से, कि अगर किसी भी वेस्ट को अगर ईस्ट में जाना है तो वो उसको साउथ अफ्रीका से होके जाना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के चलते हुए क्या हुआ कि इन लोगों ने, यूरोपियंस ने यहाँ पर अपना गढ़ बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने क्या किया कि यहां पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को भी अपनाया। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज कैसे? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऐसे कि पहले आप समझिए कि साउथ अफ्रीका में रहते कौन थे। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले तो वहां के जो ओरिजिनल लोग थे वो थे जिनका जो कंप्लेक्शन था वो काफी ब्लैक था। जो दूसरे तरफ के लोग थे वो कौन थे? वो थे मिक्स्ड, यानी कलर्ड जो होते थे, मतलब कहने का एक क्रॉस ब्रीड टाइप का, मतलब अलग अलग रंग के। तीसरे थे बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स और इंडियन लेबर्स जो है वो वहां पर गए थे, जो वहां पर काम करते थे। तो एक तरफ तो ये तीन थे, जहां पर एक हो गए ब्लैक्स, कलर्ड जो है मतलब मिक्स थे, और एक थे इंडियंस। ये तीन थे। इन तीनों को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, विच इज नॉन वाइट। समझ में आ गई बात? नॉन वाइट कह सकते हैं इन्हें। और एक तरफ हमारे सामने थे यूरोपियंस, जो कि वाइट कम्युनिटी थी। इस वाइट कम्युनिटी ने इस नॉन वाइट कम्युनिटी के ऊपर, खास करके ब्लैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। अत्याचार किस तरीके से? बहुत बेसिक चीजें, मतलब इतनी बेसिक चीजें जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए होती है, वो इन ये जो नॉन वाइट्स थे उनको एक्सेसिबल रखने से मना कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आज आप इतने आज़ाद हैं कि आप मंदिर जा सकते हैं, आम रोड्स पे जा सकते हैं, स्कूल्स, एजुकेशन,
बेसिक हाइजीन, सैनिटेशन, हेल्थ, ये सब आपकी बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं। पर इनको क्या होता था कि इन लोगों के लिए ऐसा था कि कुछ बीचेस थे, कुछ क्या अधिकतर बीचेस ऐसे थे जहाँ पे ब्लैक्स नहीं जा पाते थे। ये लोग शहरों के दूसरे कॉर्नर में रहते थे, इनको वहाँ पे रहने की आज़ादी नहीं थी जहाँ पर गोरे रहते थे। रात में 8 बजे के बाद ये लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। आप इनकी सिचुएशन देखते तो इतनी पैथेटिक सिचुएशन में ही रहते थे जहाँ कोई हाइजीन का सवाल नहीं था। बच्चे बीमार पड़ते थे बट उनको हेल्थ की कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं होती थी और वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी। थोड़ी सी बीमारी हुई और बच्चा वहीं पर चला जाता था। ऐसी बहुत ही खराब डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज होती थी। इसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को, जो कि कम्प्लेक्शन के ऊपर बेस्ड थी, इसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को, रेसिस्ट पॉलिसी को हम एक सिस्टम कहते हैं जिसे कहते हैं अपार्थीड सिस्टम। इसका बहुत ज्यादा मेंशन किया गया इस किताब के अंदर। मैं आपको अभी ये जो बता रहा, ये जितनी भी बातें बता रहा हूं, आई होप आप पूरा अटेंशन पे कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट इज रिटन इन द होल ऑफ द चैप्टर, मतलब स्पेशली द पार्ट दैट वी आर डीलिंग विद टुडे। तो मैंने आपको बताया कि एक तो ये पॉलिसी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। आपको पॉपुलेशन का कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि 1950 के बाद से, 1950 के बाद से वहां पर एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसमें कि ये भी थे, हमारे इंडियंस भी थे, मतलब कुल मिला के वो सारी नॉन वाइट कम्युनिटी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि ये जो रेसिस्ट सिस्टम था, ये जो रेसिस्ट पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, अपार्थीड, उसके खिलाफ खूब सारी आवाज़ उठाई। इस आवाज़ उठाने से क्या हुआ कि धीरे 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 करके जो ब्रिटिश थे वो और ज़्यादा, या जो यूरोपियंस थे वो और ज़्यादा अग्रेसिव होने लगे। इससे क्या किया, इसमें एक लीडर सामने निकल के आते हैं जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, जो बने फ्री साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे अपार्थीड सिस्टम का विरोध करने की वजह से उनको और उनके 7 साथियों को उन्होंने क्या किया, 1964 में इम्प्रिजनमेंट दे दी पूरी लाइफ टाइम के लिए। और उनको रखा गया कहां पर? साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन के अंदर। उस प्रिजन का नाम हम देखेंगे, पढ़ेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद, जैसे कि आपको पता है कि अधर्म बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों में कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हुआ। कॉम्प्रोमाइज क्योंकि गोरों को ये बात लगा कि भाई मेजॉरिटी में तो ये है नॉन वाइट कम्युनिटी, हम चाहेंगे भी तो करेंगे भी तो क्या करेंगे, क्योंकि वैसे भी जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर था वो बदल रहा था, और ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बदलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, जिसके वजह से धीरे धीरे करके क्या हुआ, उन लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि भाई देखो, अगर हम इसको दबा के रखेंगे तो एक ना एक दिन एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा जहां पर हम लोगों को बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। इसलिए दोनों ही कम्युनिटीज ने बहुत ही सुलझा, एक समझा हुआ एटीट्यूड लेते हुए आगे वो बढ़े। उन्होंने बोला कि हम एक नया साउथ अफ्रीका बिल्ड करेंगे, और उस नए साउथ अफ्रीका के अंदर हम दोनों ही सेक्शंस का, वाइट कम्युनिटी प्लस नॉन वाइट कम्युनिटी, दोनों का ही ख्याल रखेंगे। कैसे ख्याल रखेंगे? नॉन वाइट कम्युनिटी ने यह सोचा कि भाई अपने जो लीडर्स थे उनके, नेल्सन मंडेला और बाकी, उन्होंने अपने जो भी उनके कम्युनिटी के थे, ब्लैक्स, कलर्ड या फिर इंडियंस, उनको जो है अपील करी कि पास्ट में जो हुआ अब आप उसे भूल जाइए। वाइट कम्युनिटी ने आपके ऊपर कोई जुर्म किया है, क्योंकि अगर हमें एक नया सवेरा देखना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को हमने एक नया कल देना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी बीती हुई बातों को भूल जाएं। गोरों को उनसे क्या एक्सपेक्टेशन थी? गोरों ने कहा कि भाई हम मानने के लिए तैयार हैं कि यहाँ पर एक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या हो गया? डेमोक्रेसी का मतलब ही हो गया पीपल्स रूल, मेजॉरिटी रूल। पर मेजॉरिटी जो रूल होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भाई गोरों को भी उसमें कुछ रिजर्वेशन या कुछ चीज़ें मिलेंगी, और ऐसा नहीं होगा कि जो भी ब्लैक्स हैं वो जो चाहेंगे, यानी जो भी मेजॉरिटी है जो चाहेगी वो करेगी, ऐसा नहीं होगा। और जो वाइट्स की जो भी माइनॉरिटी हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको जो ब्लैक्स हैं वो उसको सीज नहीं करेंगे, क्योंकि डर तो था ही ना कि भाई हम तो अब माइनॉरिटी में आ गए, मेजॉरिटी सरकार बनाएगी तो डेफिनेटली हो सकता है वो कुछ ऐसे लॉज लेके आए जिससे कि वो उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर सकें।
पर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपसे ये हमारा निवेदन है, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है। बदले में गोरों ने क्या माना? गोरों ने बोला कि ठीक है, डेमोक्रेसी का रूल होगा, मेजॉरिटी का रूल होगा, हमें कोई प्रॉब्लम, आपत्ति नहीं है इसके अंदर। पर दो कम्युनिटीज जिनके बीच में इतना ज्यादा हेट्रेड रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रही, इतनी ज्यादा टेंशन रही है, वो सिर्फ अपने आप को एक दूसरे को ऐसे करके वादा कर दें तो उससे तो बात नहीं बन सकती ना। क्योंकि हो सकता है वो वादे, वो कुछ बातें दो कम्युनिटी जो उस कंटेम्प्रेरी लोग थे उनके बीच में होती। हो सकता है उनकी आने वाली जनरेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई आपके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों पर ऐसा किया है तो हम तो आपसे बदला लेंगे, ये वो। कहने का मतलब ये है कि विश्वास करना आसान नहीं था। अब अगर विश्वास करना आसान नहीं है तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक रिटन डॉक्यूमेंट हो। उस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर सब चीज पहले से भाई तय हो कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, उस गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, उनकी किस हद तक पावर रहेंगी, उसके अलावा पब्लिक के क्या राइट्स रहेंगे, जुडिशरी उसमें क्या रोल प्ले करेगी, इसके अलावा बाकी जो ऑर्गन्स हैं, पूरा देश कैसे चलेगा, एक बेसिक जो रूल्स होने चाहिए वो तय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बेसिक रूल्स जो बना वो क्या कहलाया? वो कहलाया कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरे जो भी मैंने आपसे अभी 15-20 मिनट बात करी है, यही पूरा है इस चैप्टर के अंदर। मतलब इस चैप्टर मतलब इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे, एक बार रीड करेंगे तो मैं आपको समझाना शुरू करूंगा, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया और समझ लिया, आगे का जो रास्ता है वो आपके लिए केक वॉक होगा। इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो अभी तक आपने समझ में आ गया कि आपको मिल चुका है अब क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें की सारी चीजें पहले से लिखी थी। और धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, एक नया साउथ अफ्रीका बनने को तैयार बैठा हुआ है। और वहां से 1994 में क्या होता है, साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है उसे अनफोल्ड किया जाता है। नेल्सन मंडेला सहित बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको जो है छोड़ा जाता है। इसके अलावा नेल्सन मंडेला बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका। और इसके अलावा और ऐसा कुछ मतलब एक ऐसे उस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो बनाया गया था इस हिसाब से कि एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो, जहां पर इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर एक सोसाइटी का गठन हो। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको पता है कि दोनों ही कम्युनिटीज़ ने बहुत सूझबूझ का अपना एग्जाम्पल दिया। अगर वो नॉर्मल देशों की तरह एक दूसरे को मारने और क्या बोलते हैं एक दूसरे से जो बदला लेने वाली बात है, अगर वो करते तो उसमें हार्म होता कंट्री का, कंट्री के लोगों का, आने वाली जनरेशन्स का, उनके इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं हुई जस्ट बिकॉज कि लोगों ने दिमाग लगाया और शांति से सोल्यूशन निकाला। आगे भी आपको यही पता चलेगा, आप हिस्ट्री से ही लर्न करते हैं, आपको समझ में आएगा कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप बदले में ही विश्वास करेंगे तो बदला कभी खत्म नहीं होगा, बदले से बदला होगा और उसके बाद क्या होगा, ये एक एंडलेस विशियस सर्कल बनता चला जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम चैप्टर को रीड करेंगे एंड वी विल ट्राई एंड इंश्योर कि हम कोई MCQ के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए या फॉर दैट मैटर वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो कुछ भी छूटे ना। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, आप आगे देखोगे जो मैंने आपको अभी तक बताया वो सब कुछ इसी किताब के अंदर घूम घूम के लिखा गया है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये नेल्सन मंडेला हैं जिनकी की बात मैंने आपसे करी थी। ये हैं वो शख्स, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी। और नेल्सन मंडेला ने ये बात कही है जो कि वो करना चाहते थे। इस पूरे पैराग्राफ में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ऐसी सोसाइटी के पक्ष में है, ही इज़ इन फेवर ऑफ सच सोसाइटी जहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इक्वालिटी का होना चाहिए। और वो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इक्वालिटी का होना चाहिए, जिसके लिए वो जी रहे हैं और जिसके लिए ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ ऑल्सो। सो दिस इज रिटन इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ। अब ये बता रहे हैं कि दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। सो बेसिकली ट्रीजन मतलब होता है गद्दारी। तो ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने जो रेसिस्ट पॉलिसी थी, जो अपार्थीड की पॉलिसी थी, उसके खिलाफ आवाज उठाया तो उनके ऊपर कोई ना कोई केस तो चलाना ही है। तो अपार्थीड सिस्टम के ऊपर ऐसा केस नहीं वो लगाएंगे किसके ऊपर, ट्रीजन के ऊपर। सो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका में एक्स प्रेसिडेंट जो नेल्सन मंडेला है उनको किस रीजन की वजह से ट्राई किया गया था। ट्राई मतलब मुकदमा चलाया गया था। तो आप बोलोगे कि गद्दारी के
रीजन के ऊपर, ट्रीजन के ऊपर। वेल एक्चुअली वो गद्दारी नहीं थी, यू नो व्हाट इट वाज। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। जैसे मैंने आपको बताया, इसका रियल कारण यह था कि अपार्थीड सिस्टम को उन्होंने अपोज किया था, उनके और उनके 7 लोगों ने, जिसके वजह से उनको imprisonment दे दी थी लाइफ टाइम के लिए। He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, रॉबिन आइलैंड। ये है वो आइलैंड जहां जो साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड होता था। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि साउथ अफ्रीका का सबसे ड्रेडेड वन ऑफ द मोस्ट, या नेल्सन मंडेला को कहाँ रखा गया था, तो यहाँ पर, ओके, रॉबिन आइलैंड। अब बात करेंगे कि उन्होंने और बाकी की जो कम्युनिटी है उसने क्या स्ट्रगल किया था। सिंपल सा है, इसमें ये पहले कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या किया गया था, और बताएंगे कि किस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाता था। अपार्थीड वाज द नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। सो ये बन गई आपकी अपार्थीड की डेफिनेशन। द व्हाइट यूरोपियंस imposed this system on South Africa. During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied with arms and force in the way they occupied India. इन्होंने बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंडिया को ऑक्यूपाई किया था, इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी ऑक्यूपाई किया अपने फोर्स से। But unlike India, a large number of white had settled in South Africa and became the local rulers. तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो वाइट्स ने अपने आप को इंक्लूड किया था, वो बेसिकली पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाह रहे थे। वो उन्होंने पॉलिटिक्स में पहले लोगों को लड़वाया, मगर यहाँ पर वो लोकल किंग्स बनना शुरू हो चुके थे। ओके, सो ये हो गया। द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। सो बेसिकली अपार्थीड, मैंने आपको बता दिया कि स्किन कलर के ऊपर पूरा डिस्क्रिमिनेशन था। इन्होंने स्किन के कलर के ऊपर ही पूरी सोसाइटी को बांटा था और उनसे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है उनको डिस्क्रिमिनेट किया था, जैसे बताया मैंने। तो नेटिव पीपल कौन थे साउथ अफ्रीका के, वो ब्लैक थे, ब्लैक इन कलर। दे मेड अप ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। मतलब 3/4 उस पॉपुलेशन की साउथ अफ्रीका की वो कौन थे, काले लोग ही थे, ब्लैक्स थे, तो वो 3/4 थे। इसके अलावा 2 और ग्रुप्स की बात की जाएगी इसके अंदर, देखते हैं कौन सी। बताया था मैंने आपको, बिसाइड्स दीज 2 ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have the voting rights. So basically, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। इलेक्शन हो रहा है मगर ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि सबके पास वोटिंग राइट नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। और आपको अच्छी तरीके से पता है मॉडर्न डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इक्वालिटी। सो यहाँ पे ये जो 3 सेक्शंस थे, बाकी के नॉन वाइट, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। और उनके पास क्या नहीं, एक्सेस क्या नहीं था, पब्लिक टॉयलेट्स का उनको एक्सेस नहीं था। वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। कहने का मतलब ये है कि जो गोरे और काले थे उनके लिए ये पब्लिक टॉयलेट्स और बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं वो अलग अलग थी। मतलब गोरे जो हैं वो, मतलब काले जो हैं, जो ब्लैक्स हैं या नॉन वाइट कहें, तो नॉन वाइट्स वर नॉट सपोज टू यूज पब्लिक टॉयलेट्स विच वर बीइंग मेड फॉर वाइट कम्युनिटी। अब आप देखो, इसको आप पढ़ने की कोशिश करो। इस बोर्ड में आपको पता चलेगा कि डर्बन के बीच पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि साफ साफ ये बता देता है कि यहाँ पर सिर्फ वाइट कम्युनिटी ही इसे बाथिंग पर्पस के लिए यूज कर सकती है। Non-white community is not supposed to use this. Okay. So they could not even visit the churches where the whites worshipped. Black could not form association or protest against the terrible treatment. So basically, एक आवाज जो होती है कि मैं आपको परेशान करता रहूंगा, बट आपके पास मैं आपको इतनी भी आज़ादी नहीं दूंगा कि आप उस परेशानी के खिलाफ आवाज उठा सकें। सो कुल मिला के आपको मैंने पिंजरे में बंद कर दिया और चाबी उठा के समंदर में फेंक दी। सिंस 1950, सोचो आप चर्चेज, जैसे आप मंदिर जाते होगे, मस्जिद जाते होगे, वैसे ही चर्चेज होते हैं जहां पर भगवान से कनेक्ट किया जाता है। भगवान ने तो सबको ही बनाया, जैसे ब्लैक्स को बनाया वैसे गोरों को बनाया। तो वो जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे थे तो आपने जो उनकी पूजा का स्थल है वहां पर भी आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। कहा कि जिन चर्चेज में व्हाइट कम्युनिटी जाती है, ब्लैक्स विल नॉट विजिट देयर। सो मैंने आपको बताया कि 1950 के बाद प्रोटेस्ट शुरू होंगे। सो सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थीड सिस्टम। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। बिल्कुल, प्रोटेस्ट मार्चेस और स्ट्राइक्स करना उन्होंने शुरू कर दिया, ऑल्दो इट वाज नॉट परमिटेड। बट हाउ लॉन्ग कैन यू स्टॉप दिस न्यूसेंस, राइट? सो दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये नाम मैंने आपको बताया था चैप्टर में। सो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं ये कहता हूं कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मगर उनका बेसिक जो कॉमन गोल होता है वो सेम होता है, इसलिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर बहुत सारी। तो ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके अंदर हो सकता है बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हो।
So the African National Congress was the umbrella organization that led struggle against the policies of segregation. This included many workers unions and communist party. So इसी umbrella organization के अंदर बहुत सारे ट्रेड यूनियन मतलब क्या होता है, जब आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसमें वर्कर्स का जो है एक यूनियन बनता है कि ताकि जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो ट्रेड मतलब जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उनके साथ कुछ गलत ना कर सकें, इसलिए सारी वर्कर पार्टी बना के क्या करती है, एक यूनियन बना लेती है कि अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो ये ट्रेड यूनियंस, ऐसे ट्रेड यूनियंस प्लस जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज मतलब ऐसी पार्टीज जो कि बिलीव करती हैं कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी में सबके पास इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सो क्या हुआ कि इन लोगों ने ये सारी कम्युनिटी, ये जितनी भी पार्टीज थी और ट्रेड यूनियंस थे, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर आते थे। इसके बाद क्या हुआ, सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। बहुत सारी कंट्रीज ने, क्योंकि देखो अभी तक आप समझो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से समझो, काफी चेंज हो चुका था, वर्ल्ड बैलेंस ऑफ पावर एकदम चेंज हो चुका था। बहुत सारी कंट्रीज ने इस अपार्थाइड सिस्टम को यानी कलर डिस्क्रिमिनेशन को अनजस्ट कहा कि ये फेयर नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सारे गोरे भी इसके फेवर में नहीं थे। There were many white people who were not in agreement with this policy of discrimination on the basis of color. But the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. But गोरों को कहा था, क्योंकि देखो अब आपको अच्छी सारी सहूलियतें मिल रही हैं, सारी चीज़ें आपने इतने लंबे समय से राज किया हुआ है, तो आप ऐसे ही थोड़ी ना वर्ल्ड के कहने के ऊपर आप अपनी सारी जो सहूलतें हैं उनको आप छोड़ देंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, दे कंटिन्यू टू माउंट प्रेशर ऑन पीपल सो दैट दिस रेजिंग वॉइस कुड कम डाउन। तो उन्होंने क्या किया, वही टॉर्चर करना, डिटेन करना लोगों को, वो कंटिन्यू रखा, ब्लैक्स को और जो कलर्ड लोग थे उनको। ओके, तो अब हमारे को क्या करना है, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने देख लिया कि क्या हो रहा था, उसके बदले में क्या हुआ। अब ये धीरे धीरे करके आपको जैसे पता है अधर्म बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, वैसे ही ये जो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती थी, और ये बात अच्छी तरीके से व्हाइट कम्युनिटी को समझ में आ चुकी थी। इसीलिए अब ये लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। इनके एटीट्यूड में चेंज आना शुरू हो गया था। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, the governments realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. अब उनको समझ में आ गया था कि भैया इनको डिटेन करके, मार के और इनको टॉर्चर करके अब बहुत लंबे समय तक इस तरीके की पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो the white regime changed its policy, discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restrictions on the media were lifted. आपको पता है कि सबसे पहले मीडिया को जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि ताकि वो वहाँ की जो मौजूदा हालत है सरकार की और देश की, वो दुनिया तक ना पहुंचाएं, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं लॉज के माध्यम से, सबसे पहले किसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। ऐसी ही रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, एजिटेशंस के ऊपर और जो मीडिया था उसके ऊपर उन्होंने लगा के रखी हुई थी कि ताकि वो बाहर पूरी दुनिया में इसको कम्युनिकेट ना कर सकें। बट आपको पता है अधर्म बहुत लंबे समय तक नहीं छुपता है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने क्या किया, उन रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने लिफ्ट कर लिया, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा था थिंग्स आर चेंजिंग, वी कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू दिस थिंग। सो व्हाट हैपेंस, तो 28 साल बाद जब उनको जेल हुई थी, आपको पता है 1964 में जेल हो गई थी। दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन वाज नेल्सन मंडेला इम्प्रिजन्ड, तो वेयर एंड व्हेन। सो दीज टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी नो, 1964 एंड सेकेंड वाज कि कहां पर। ओके, सो क्या हुआ कि फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज़ादी कब मिली, तो 26 अप्रैल 1994 की मिडनाइट को आज़ादी मिलती है। द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट्स। अब क्या हो रहा है, अब अपार्थाइड सिस्टम को क्लोज किया जा चुका है, अब एक नया साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ये रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में एक ऐसी सरकार बनेगी जहां पे अलग अलग रेस के लोग बनेंगे, जहां पे गोरे भी होंगे, काले भी होंगे, कलर्ड भी होंगे और बाकी की रेसेस के भी लोग होंगे इस गवर्नमेंट के अंदर। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट अस हियर नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। अब साउथ अफ्रीका की इस नई इमेज, इस नई छवि के बारे में नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, उनका क्या सोचना था, उनका क्या कहना था। तो उन्होंने ये कहा, हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी।
Exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. So ये बता रहे हैं कि ये जो बहुत लंबी दुश्मनी थी दो कम्युनिटीज के बीच में, ये खत्म इसलिए हो पाए क्योंकि लोगों का विश्वास था अच्छाई में, और वो चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका जो कि एक नया कंट्री बनने वाला है, उनका विश्वास इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमेशा बना रहे। सो अब ये देखिए, अब क्या बता रहा है, अब ये नया बन चुका है, आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि अब ये जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। कैसे, अब देखते हैं। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। मैंने आपको बताया कि नेल्सन मंडेला का बिल्कुल ये मानना था कि बदले से केवल बदला पैदा होता है, an eye for an eye makes the whole world blind। उन्होंने ये कहा अपने ब्लैक कम्युनिटी से कि प्लीज फॉरगेट ऑल द एट्रोसिटीज दैट वाइट्स हैड मेड ऑन अस, अब आप उसको भूल जाइए, एक नए साउथ अफ्रीका का स्वागत करिए, नहीं तो अगर आप वही करते रहोगे तो आपको पता है फिर आगे क्या होने वाला है। They had committed while in power. So they said, let us build a new South Africa based on equality of all races, men and women, on democratic values, social justice and human rights। तो अब हम एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे जो कि इन सिद्धांतों के ऊपर होगा, जहां डेमोक्रेसी होगी, जहां इक्वालिटी होगी, जहां पे सारी रेसेस जो है आराम से पीसफुल तरीके से रह पाएंगी। The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। अब आप देखो, इसमें सबकी जीत हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई जो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे वो लोगों की हार हो गई क्योंकि उन लोगों ने मान लिया कि नहीं भाई हम आपकी भी शर्तें मानते हैं। शर्तें मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही पार्टीज ने, जिसने ऑपरेशन किया था और जो ऑपरेशन सह रहा था, उन दोनों ने ये स्वीकार किया कि भाई अब इसे खत्म किया जाए और हम दोनों बैठ के एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करेंगे जो कि डेमोक्रेसी और इक्वालिटी पे बेस्ड होगा। और वो कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions in the world has ever had। आपको पता है, वैसे इस किताब में नहीं लिखा, मैं आपको बता दूं, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए, और इनको लगा 2 साल का टाइम इनके साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को सामने लाने के लिए। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे फेमस कॉन्स्टिट्यूशंस में से है। इनफैक्ट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ बोरो किया गया था। वो क्या है वो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country। So आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए कितने ज्यादा एक्सटेंसिव राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। इनफैक्ट हमारे संविधान में भी there is a very huge chapter on fundamental rights which is part 3 of the Indian Constitution dealing with Article 12 to Article 35। तो यहां तक है हमारे फंडामेंटल राइट्स। ओके, Together they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon। इन्होंने बोला कि अगर हमें सोल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को राक्षस की तरह देखेंगे कि नहीं ये वाइट्स ने हम पे इतना जुर्म किया है, हम बहुत शांति से इसका समाधान निकालने वाले हैं। So क्या हुआ? They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past। The preamble to the South Africa Constitution sums up this spirit। So उन्होंने बोला अब ऐसा नहीं बिल्कुल होगा कि अगर गोरों ने अत्याचार किया है तो हम उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे साउथ अफ्रीका के संविधान को बनाने में। साउथ अफ्रीका के संविधान में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इक्वालिटी का बेसिस होगा, और साउथ अफ्रीका का जो प्रियम्बल है वो बिल्कुल उस साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, उसकी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। बार बार ये वर्ड आएगा प्रियम्बल 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 प्रियम्बल। ये प्रियम्बल होता क्या है मैं आपको बताता हूं। हर ऑर्गेनाइजेशन एक आइडेंटिटी कार्ड देती है। उस आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है? वो आइडेंटिटी होती है आपकी, राइट? हर बुक को पढ़ने से पहले उसका एक प्रीफेस होता है, उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें कि बताया होता है कि वो बुक किस बारे में, मतलब बेसिक नेचर उसके बारे में लिखा रहता है। वैसे ही संविधान के बारे में कि संविधान की बेसिक फिलॉसफी क्या है, बेसिक नेचर क्या है, उसके बारे में होता है एक छोटा सा समरी जिसे हम कहते हैं प्रियम्बल। हमारे देश के संविधान में भी प्रियम्बल है, वैसे ही साउथ अफ्रीका के जो प्रियम्बल है उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका प्रियम्बल है। ये है उनका प्रियम्बल। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड इट एंड यू विल फाइंड
कि इनका जो बेसिक दो प्रिंसिपल्स हैं वो है डेमोक्रेसी, इक्वालिटी। इन डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर ही इनके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया और यही दो वर्ड्स इनके प्रियम्बल में भी लिखे गए। ओके, The South African Constitution inspires Democrats all over the world. A state denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. 1994 तक पूरी दुनिया ये कहती थी कि साउथ अफ्रीका जैसा अनडेमोक्रेटिक देश कोई नहीं है, बट जब दो कम्युनिटीज ने साथ में मिलके एक अच्छे देश का निर्माण करने का सोचा तो आज ये माना जाता है कि वैसी डेमोक्रेसी दुनिया में है ही नहीं। इतनी अच्छी फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द मोस्ट गुड डेमोक्रेसीज वो है साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेसी। ओके, What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform better experiences into the binding glue of a rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, मंडेला ने ये कहा। अब वो ये बार बार बताने की कोशिश करेंगे कि भाई दोनों कम्युनिटीज बैठे साथ में, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो साउथ अफ्रीका का संविधान है वो साउथ अफ्रीका के पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बखान करता है। On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and representative past. इसका एक पार्ट जो है वो ये कहता है कि हम साउथ अफ्रीकन्स ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो पास्ट में हुआ, जो भी ब्रूटैलिटीज हुई, we are not going to repeat it at any cost. But it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which is the fullest sense belong to all of us, black and white, women and men. So basically वही बताने की कोशिश करें कि सब लोग मिलके, आदमी औरत, बड़े बूढ़े, काले गोरे, सब मिलके जो है साउथ अफ्रीकन्स बन के एक जैसा ट्रीट करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। So ये चीजें थी। अब हम अपने लास्ट पेज पे आ चुके हैं। इसके साथ हमारा आज पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do. साउथ अफ्रीका का संविधान बहुत अच्छी तरीके से हमारे को बताता है कि संविधान का क्या रोल है और संविधान किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो भी इस किताब में अभी तक बताया हुआ है वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। अगर आपने पहले 15-20 मिनट अच्छे से सुन लिए, इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू। तो ये उन्होंने क्या बोला कि ये लोगों ने दोनों ने मिलकर डिसाइड करने का सोचा, इसलिए सब कुछ स्मूथ हो रहा है। और सिर्फ कह देना आसान नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लैक ये वादा कर रहे हैं, गोरे ये वादा कर रहे हैं, ऐसा आसान नहीं था। एक रिटन डॉक्यूमेंट भी चाहिए था जो इस वादे को मोहर लगा सके और आगे देश को एक लंबे समय तक चला सके। और वही मोहर और वही रिटन डॉक्यूमेंट क्या कहलाया बाद में? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। So they wanted to safeguard their interests. दोनों गोरे और काले अपने अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट सेफगार्ड करना चाहते थे। तो क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उनके कंसर्न्स क्या थे, उसको देखते हैं। The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, डेमोक्रेसी लाने वाले हैं हम अपनी कंट्री के अंदर, यानी जहां पे majority रूल होने वाला है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से पता है ब्लैक्स ऐसा क्यों चाहते थे। ब्लैक्स इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि ब्लैक ही मेजॉरिटी में थे। 3/4 कौन थे? ब्लैक्स ही थे। तो अगर सरकार बनेगी भी तो मेजॉरिटी के बेसिस पे बनेगी, डेमोक्रेसी का रूल ही है मेजॉरिटी। सो वो ये चाह रहे थे कि ये जो प्रिंसिपल है मेजॉरिटी का वो किसी भी हालत में डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। दे वॉन्टेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। वो चाहते थे कि उनके लिए वो सारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हों जिनसे कि उनको अभी तक दूर रखा गया था। The white minority was keen to protect its privileges and property. वहीं पर अगर गोरों को ये लग रहा था यार अभी तक तो हमने इतना राज किया है, अब कल दिन डेमोक्रेसी हुई, मेजॉरिटी रूल हुई तो इनकी सरकार बनेगी और इनकी सरकार बनेगी तो फिर हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, हमारी जो चीजें हैं वो तो छीन ली जाएंगी। तो उनका ये मानना था कि भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है उसे कॉन्फिस्केट नहीं किया जाए, हमारी जो प्रॉपर्टी है उनको हमारे साथ रखा जाए। After long negotiations, both the parties agreed to a compromise. The whites agreed to the principle of majority rule. गोरों ने majority rule को accept किया और 1 person 1 vote को भी इन्होंने accept किया। They also agreed to accept, देख मैंने आपको बताया था ना कि वो जो blacks थे, जो मिक्स कलर वाले लोग थे, उनको वोटिंग अधिकार नहीं था, बट अब इनको अधिकार मिल गया। और ब्लैक्स ने क्या अग्री किया? ब्लैक्स ने अग्री किया कि मेजॉरिटी रूल जो है एब्सोल्यूट नहीं होगा। उन्होंने ये भी अग्री किया कि मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट माइनॉरिटी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था। दिस कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट इजी। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड? इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर? जैसे मैंने आपसे कहा, वादे तो हो गए भाई, अब वादों का इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई गारंटी तो होती है ना। अब बैंक के पास आप गए लोन लेने के लिए, बैंक ने बोला कि ठीक है भैया लोन दे दो,
आपने बोला कि भैया अगर ऐसा नहीं होता आप मेरा ये घर जो है वो गिरवी रख लीजिएगा, घर ले लीजिएगा। बट घर ले लीजिएगा इसके लिए डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं ना, तो वही जो एक रिटन डॉक्यूमेंट था जो कि एक वादे की गारंटी थी, वो क्या बनने वाला था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था। इसको देखते हैं। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। फुटबॉल खेलने से पहले एक रूल बुक होना जरूरी है कि ताकि कोई फाउल करे, कैसा भी फाउल करे, तो आप बाद में बोल सको कि ये पहले से रिटन था, बाद में अचानक से आप नया रूल नहीं निकाल सकते। बिल्कुल वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है। ये रूल्स ले डाउन करता है हाउ द रूलर्स आर टू बी चोजन इन फ्यूचर। रूलर्स कैसे सिलेक्ट होंगे, क्या इलेक्शन का प्रोसेस होगा, कितना देर तक वो रहेंगे, क्या पावर्स रहेंगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा था। These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the rights of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई कि रूलर्स को कौन चूज करेगा, कितने साल के लिए वो आएंगे, उनकी क्या पावर्स रहेंगी, जो आम आदमी जो जनता है उनकी क्या राइट्स रहेंगे। पर मान लो कि एक बार जो सरकार है वो बन गई इन रूल्स के हिसाब से, और बाद में सरकार ने ही उन रूल्स को चेंज कर दिया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे कहते हैं, वो किस हद तक किया जा सकता है, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर भी लिख दी गई थी कि ताकि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। So this is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, and though no government will be able to ignore these, this is a set of basic rules is called as constitution. जैसे मैंने आपसे कहा, fundamental law of the land, and it's a set of basic rules. ये basic rules हैं, और इन basic rules के हिसाब से ही फिर further laws बनेंगे और चीजें होंगी। इसी को constitution हम कहते हैं। Okay. So ये हमारा होगा। अब why do we need constitution? हमें जरूरत क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ नॉट, इन दैट केस यू नो व्हाट टू डू। टिल देन एंजॉय स्टडिंग। थैंक यू सो मच।